नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्यामिति का जो तीसरा भाग है पार्ट नंबर 3 वो पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे भाग को आप अच्छे से समझना, और यदि आप लोगों ने इससे पहले ज्यामिति का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं पढ़ा है तो इधर वीडियो में इस कोने पे आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, ज़रा आप यहाँ क्लिक करके देखें। आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पर पहुँच जाएंगे। और उससे पहले एक शेयर वाला भी ये ऐसे तीर बना हुआ है आई बटन से पहले, उस पर आप क्लिक करके, उस शेयर पे क्लिक करके आप उसके बाद में इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। या जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक लिखा हुआ आएगा कॉपी लिंक। कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद आप जहां चाहो वहां उस लिंक को पेस्ट कर सकते हो। चाहो तो आप फेसबुक पे पेस्ट कर लो, फेसबुक पे अपने पेज पर इस लिंक को पेस्ट कर लें और उसके बाद में फेसबुक पे पोस्ट बना लें इसकी। या फिर उसके बाद आप अलग अलग ग्रुप के माध्यम से अपने मित्रों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से इस लिंक को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप या फिर डायरेक्ट उस लिंक को आप अपने मित्रों को मैसेज के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं कि रीट का बिल्कुल निःशुल्क कोर्स चल रहा है, और वो भी शानदार क्वालिटी का। और रेगुलर क्लासेस लाइव रहती है शाम को 6 बजे, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे क्लासेस लाइव रहती है, सोमवार से शुक्रवार। और यदि आप लोग अभी तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक पेज के माध्यम से हमसे नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक पेज के लिंक पर क्लिक कर लें। फेसबुक पेज के लिंक पर क्लिक करके जो फेसबुक पेज ओपन होगा वेदांत एकेडमी का, आप उसे लाइक जरूर कर लें, है ना। उस पेज को आप लाइक कर ले। यदि लाइक कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करने से ये फायदा होगा कि फेसबुक पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हमारी पोस्ट मिल जाएगी और पता लग जाएगा कि कब नया वीडियो आ रहा है, किस टॉपिक पर आ रहा है। तो इससे आप लोगों को भी ये जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को झट से लाइक कर दे ताकि हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अधिक से अधिक लाइक आने चाहिए इस वीडियो के, फिर हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों जल्दी से लाइक करें। फिर हम आज ज्यामिति का तीसरा भाग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कोण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण शब्द है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। कोण से संबंधित कुछ शब्द है। सबसे पहले है पूरक कोण। अच्छा, पूरक कोण जो है हमेशा, देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, पूरक कोण हमेशा दो कोणों का जोड़ा होता है, दो कोणों का युग्म होता है। युग्म या जो जोड़ा होता है, जोड़े में ही होते हैं, युग्म या जोड़े में, है ना। जिस प्रकार पति पत्नी एक जोड़े में होते हैं वैसे भी पूरक कोण भी जोड़े में होते हैं। ध्यान रखना, पति पत्नी का नाम लेते ही आप सब लोगों को बड़ी हंसी आ रही है, मन ही मन आपके लड्डू भी फूट रहे होंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये समझाना है कि पूरक कोण हमेशा जोड़े में होते हैं, अकेला नहीं होता। पूरक कोण हमेशा जोड़े में ही होता है। जैसे आपको मैं बोलूं माता पिता, तो माता पिता मतलब एक जोड़ा हो गया माता और पिता का, वैसे भी पूरक कोण ही जोड़ा होता है। जोड़ा यानी ये दो ऐसे कोणों का जोड़ा है जिनका जोड़ जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ऐसे कोणों का युग्म या जो जोड़ा है वो क्या कहलाता है, पूरक कोण। पूरक कोण दो कोणों का जोड़ा होता है जिनका जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण लेना चाहूं, मैं बोलूं एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कितना लिखूं, 60 डिग्री। तो 30 और 60 का क्या जोड़ इनका 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल। तो दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक। 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक कौन हो गया, 30। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 30 का पूरक 60 हो गया, 60 का पूरक 30। ये दोनों पूरक क्यों है, क्योंकि 60 और 30 का जोड़ कितना है, 90। जैसे अगर मैं आप लोगों को पूछूं 10 डिग्री का पूरक क्या होगा, 10 डिग्री का पूरक क्या होगा दोस्तों, 80 डिग्री, क्योंकि 80 और 10 का जोड़ क्या होता है, 90 डिग्री। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 75 डिग्री का पूरक क्या होगा, 75 डिग्री का पूरक होगा 15 डिग्री, क्योंकि 75 और 15 डिग्री कोण का जो जोड़ है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये होता है पूरक कोण। अंग्रेजी में बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। वैसे ही अगर अपन बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स, या जिसको अपन बोलते हैं समपूरक कोण,
समपूरक कोण भी जोड़े में होते हैं, लेकिन समपूरक की ये विशेषता होती है, ये दो ऐसे कोण होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री नहीं भाइयों, जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री जोड़ वाले दो कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। और यदि किसी कोण का समपूरक, जैसे पूरक निकालना तो क्या करना, 90 में से घटा दो। 90 में से कैसे घटाएं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये है 20 डिग्री, इस 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 90 में से घटा दो। 90 में से 20 गया, पीछे क्या बचा, 70 डिग्री इसका पूरक होगा। अगर कोई बोल दे कि यार ऐसा करो, आप मुझे 17 डिग्री का पूरक बता दो, अभी बता देते, कुछ भी नहीं करना, दिमाग में ये आना चाहिए इसको 90 में से घटा दो ना, इसका पूरक मिल जाएगा। 90 में से जब आप 17 घटाओगे तो पीछे बचेगा 73 डिग्री, और ये 73 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, पूरक। वैसे ही समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एक पता हो और दूसरा निकालना हो तो क्या करें, 180 में से घटा दें। जैसे अगर मैं समपूरक के जोड़ों का उदाहरण लेना चाहूं, समपूरक, हम बात कर रहे हैं समपूरक कोणों की, और अगर मैं समपूरक के कुछ जोड़ों के उदाहरण लेना चाहूं और आपको पूछ लूं कि बताओ एक कोण तो 40 डिग्री है, तो इसका समपूरक जोड़ा किसके साथ बनेगा, तो 180 में से 40 गया, पीछे क्या बचा, 140 डिग्री। तो 40 और 140 एक दूसरे के क्या है, समपूरक। कंफ्यूज मत हो जाना, पूरक और समपूरक। पूरक इसका थोड़ा छोटा नाम है तो जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, समपूरक थोड़ा बड़ा नाम है तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। पूरक में जोड़ 90 डिग्री, समपूरक में जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। चेक कर लो चाहो तो, 140 में 40 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 180। अगर आप चाहो तो एक आपको और प्रश्न पूछ लेता हूं, आपको वो ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक कोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री का समपूरक क्या होगा, 120 डिग्री का समपूरक क्या होगा भाई, 120 डिग्री का समपूरक क्या होगा, 60, क्योंकि इन दोनों का जोड़ चेक कर लो, 120 में 60 जोड़ने पर जोड़ क्या होता है, 180। तो ये हमने समझने की कोशिश की कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक किसे कहते हैं, और ये भी पता लगी कि पूरक और समपूरक किसी अकेले कोण को नहीं कहते हैं, हमेशा कोणों का जोड़ा होता है ना, दो कोणों का जोड़ा होता है जो एक दूसरे के या तो पूरक होंगे या समपूरक। पूरक कब होते हैं, जब उनका जोड़ 90 डिग्री होता है। समपूरक कब होते हैं, जब उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे अपन बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये है आसन कोण। आसन कोण भी हमेशा जोड़े में होते हैं, किसी अकेले कोण को आसन नहीं कहा जाता, ये भी हमेशा जोड़े में होता है। और आसन कोण की क्या विशेषता होती है, आसन कोण के अंदर ये विशेषता होती है कि उसमें दो ऐसे कोण होते हैं जिनमें कोई एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, कोई भी एक भुजा उसमें उभयनिष्ठ होती है ना। तो इस उभयनिष्ठ भुजा जो है, जहां एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोणों को उभयनिष्ठ कैसे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक ओ बिंदु से अपन ने एक रेखा खींची, ओ बिंदु से पहली जो अपन ने यहाँ पे ये किरण खींची है, ये किरण है, ये किरण हो गई ओ और पी। किरण क्यों है, क्योंकि एक तरफ से अनंत की तरफ जा रही। इसी ओ से अपन ने एक दूसरी किरण और खींच ली जो है ओ और क्यू। यहाँ पे तो ये अंत है, यहाँ पे ये इसका अंत बिंदु कहलाएगा। तो अपन ने एक कोण बनाया, माना कि ये कोण कितना है, 60 डिग्री, और इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है पी ओ और क्यू। पी ओ क्यू जो है कोण हो गया, और जिस कोण का माप माना गया कितना है, 60 डिग्री। अब अपन ने क्या किया, देखो ये हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ जो ये पहला कोण पी ओ क्यू है, कोण कौन सा है, पी ओ और क्यू। ये कौन कौन सी भुजाओं से बना है, ये बना है ओ पी से और ओ क्यू से। एक तो भुजा है ओ पी और दूसरी भुजा कौन सी है, ओ क्यू। वैसे ही अपन ने क्या किया, एक नीचे और कोण बनाया जिसमें एक तो भुजा यही वापस काम में ले रहे ओ क्यू, और एक नई भुजा काम में ले रहे हैं ओ और आर। और माना कि ये नीचे वाला जो कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। तो अब जो कोण बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा क्यू ओ और आर। ये नीचे वाला कोण क्यू ओ आर है, कोण बन गया क्यू फिर ओ और फिर आर, है ना। कोण इस ओ बिंदु पर बन रहा है और कोण कितना है, 45 डिग्री। और इसको बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो भुजा है ओ क्यू और दूसरी भुजा है ओ आर। एक भुजा हो गई ओ क्यू और दूसरी भुजा कौन सी हो गई, ओ आर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों कोणों के अंदर एक भुजा कॉमन आ रही है। कौन सी भुजा कॉमन आ रही है, ओ क्यू।
ये जो सेंटर वाली भुजा दोनों में कॉमन है और इसी भुजा को बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो यदि दो अलग अलग कोणों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाए, या बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ होती है, बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ हो, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। तो ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आसन कोण क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट में वाई लिख के बताएं अगर आप लोगों को समझ में आया है तो। एक बार फिर अपन पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है दो कोणों को आसन कोण कहते हैं। कब कहते हैं? यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, बिल्कुल दोनों का शीर्ष ओ ही है। देखो ये भी कोण ओ पे बन रहा है, दूसरा भी कहां बन रहा है? ओ पे। शीर्ष जो है वो एक ही बिंदु पर होना चाहिए। शीर्ष मतलब बीच वाला बिंदु, दोनों में क्या है? ओ। तथा उनकी दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक और हो, तथा दूसरा कोण दूसरे कोण की दूसरी उभयनिष्ठ भुजा उसके दूसरी ओर हो। कहने का मतलब क्या है? देखो एक तो भुजा ये कॉमन नजर आ रही है, देखो ये तो भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। इसमें एक कोण की जो भुजा है वो तो ऊपर की तरफ है, तो दूसरी कहां हो गई? नीचे की तरफ, विपरीत ओर है। अगर एक बाईं ओर चली गई, दूसरी कहां चली गई? दाईं ओर। तो ये जो है इस प्रकार दो कोण बनेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। दोनों एक दूसरे के कैसे कोण कहलाएंगे? आसन कोण, जिनमें एक भुजा क्या है? उभयनिष्ठ। तो यहां अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आसन कोण ऐसा कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों में क्या होनी चाहिए? एक बीच में उभयनिष्ठ भुजा हो, एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो, वो दोनों कोण जो है वो क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे अपन बढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अपन बात कर रहे हैं रेखिक युग्म कोण। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कोण जो है वो क्या होता है? रेखिक युग्म कोण होते तो एक प्रकार के आसन कोण है, एक प्रकार के आसन कोण है, लेकिन इनकी जो दो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको रेखिक युग्म कोण बनाना है तो सबसे पहले तो दो विपरीत भुजाएं, दो विपरीत किरणें बनानी पड़ेगी, या दो विपरीत हमको रेखाएं बनानी पड़ेगी। तो ये देखो, ये हमारे पास किरण एक तो इधर चली गई, तो दूसरी उसके विपरीत चली गई। विपरीत किरणें कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई OP, और दूसरी विपरीत कौन सी होगी? OQ। और अगर अपन इसके बीच में एक रेखा और खींच लेते हैं, बीच में कहीं एक अपन ने इसी O से अपन ने एक और किरण बना ली, और जिस किरण का नाम क्या है? OR। जिसने क्या किया? देखो अगर ये तीसरी भुजा नहीं होती तो यहाँ पे जो कोण बनता वो पूरा कोण जो है कौन सा कोण कहलाता? 180 डिग्री का कोण, कोण PO और Q। अगर ये तीसरी भुजा नहीं होती तो यहाँ जो कोण बनता, दो विपरीत किरणों से बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता? जरा कमेंट करके बताओ कितने लोगों को पता है। पिछले एक लेक्चर में कौन कौन पढ़ रहा था बताओ। अगर केवल दो विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें मतलब एक किरण इधर है तो दूसरी उसके जस्ट विपरीत हो गई, एक सीधी रेखा बनती है, तो बीच वाले बिंदु पर ये कोण बनता है। ये कोण कितना होता है? 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? सरल कोण या ऋजु कोण। ये कहलाता है ऋजु या सरल कोण। बिल्कुल सही जवाब है, काफी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, सरल कोण या ऋजु कोण। लेकिन अगर अपन इसी सेंटर के बिंदु O पर, इस बीच वाले बिंदु पर अगर एक कोई और रेखा खींच लेते हैं, तो ये अपन ने एक और रेखा खींच ली, एक और किरण खींच ली, जिससे क्या हो गया? इसने इस 180 डिग्री वाले कोण को दो हिस्सों में बांट दिया, तो एक कोण ये रहा। इस कोण का नाम तो हमारे पास क्या हो जाएगा? PO और R। और एक कोण इधर बन गया, और दूसरे कोण का नाम क्या हो गया? QO और R। तो ऐसी स्थिति में एक कोण नंबर पहला और ये कोण नंबर दूसरा, ये दोनों कोण जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? रेखिक युग्म कहलाते हैं। और रेखिक युग्म कोणों की ये विशेषता होती है कि इन दोनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। जोड़ 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि इसने 180 डिग्री वाले कोण को ही तो दो टुकड़ों में तोड़ा है। तो कहने का मतलब अगर इधर वाला कोण हमारे पास 30 डिग्री है, तो बताओ ये दूसरा कोण कितना होगा? मैंने इसको 30 क्यों माना? ये थोड़ा कम नजर आ रहा है, देखो न्यून कोण जैसा नजर आ रहा है, और ये अधिक कोण है, तो दूसरा कोण कैसे आएगा? ये 30 है तो दूसरा 180 में से घटा दो। अगर अपन 180 डिग्री में से घटा देते, 180 में से 30 गया, ये कोण क्या कहलाएगा? 150 डिग्री। तो अपन को ये पता चला रेखिक युग्म कोण जो है उसको बनाने के लिए क्या होता है? रेखिक युग्म कोण दो ऐसे आसन कोण है। आसन क्यों है? क्योंकि देखो बीच वाली भुजा दोनों में कॉमन आ रही है, देखो
ये यहां पे देखो भाई, ये जो कोण 30 डिग्री वो किससे बन रहा, OP से और OR से। ये कोण जो बन रहा है वो किस किस से बन रहा है, OP और OR से। और ये जो कोण बन रहा है दूसरा वाला QOR, ये किस किस से बन रहा, OQ से और OR से बन रहा है। तो ये बन रहा OQ से और OR से। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, OR। जब एक भुजा कॉमन आ रही है मतलब इनको आसन तो कहेंगे ही। आसन होने के साथ साथ जो पीछे वाली दो भुजाएं हैं वो दो भुजाएं एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत कैसे है, देखो ये OP और ये उसकी बिल्कुल उल्टी दिशा में है OQ। तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं और दोनों कोणों को मिलाकर उनका जोड़ जो है वो हमेशा कितना होता है, 180। एक और उदाहरण लेकर मैं आपको एक सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, आप लोग मुझे जवाब देना। रेखिक युग्म कोण क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखना, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, जैसे ये रेखिक युग्म कोण आपको नजर आ रहा होगा, इसमें मैं अगर आपको इधर वाला कोण बता दूं, रेखिक युग्म क्यों है, एक सीधी रेखा नजर आ रही है और ये बीच से इस कोण को दो हिस्से में तोड़ दिया, तो ये दोनों कोण इधर वाला और इधर वाला दोनों एक दूसरे के रेखिक युग्म होंगे। तो इधर वाला कोण अगर मैं आपको बोल दूं कि ये है 155 डिग्री, तो क्या आप ये कोण बता सकते हो, बताओ जरा। ये 155 है तो ये कितना होगा, एक तरफ वाला पता हो, रेखिक युग्म में एक पता हो और दूसरा निकालना हो, तो कुछ भी नहीं करना, उसको आप क्या करें, कितने में से घटा दें, 360 में से, तो दूसरा वाला आ जाएगा। सॉरी गलती कर दी मैंने, 180 में से घटा दें। 180 में से अगर आप 155 घटाओगे तो दूसरी तरफ वाला कोण आ जाएगा। दूसरी तरफ वाला कोण कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। 25 डिग्री। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, हो रहा है ना 180। 155 में 25 जोड़ के देख लो, दोनों का जोड़ क्या हो रहा है, 180 डिग्री। एक बार एक सवाल मैं आपको और देने की कोशिश करता हूं, आप उसको भी जरा हल करने की कोशिश करें। अगर मैं आपको कहता हूं इसका जो इधर वाला कोण है ये रेखिक युग्म है दोनों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और बीच में किसी बिंदु से इस कोण को दो भागों में तोड़ दिया गया। इधर वाला कोण मैं आपको ऐसा कहना चाह रहा हूं, इधर वाला जो कोण है ये कोण है 15 डिग्री, तो पीछे वाला कितना होगा, बिल्कुल आसान है। अगर ये निकालने को बोलूं, 180 में से 15 घटा दो, पीछे क्या बचेगा, 165 डिग्री। इसका उत्तर क्या होगा, 165। तो ये रेखिक युग्म क्या होता है, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अपन बात करते हैं अगली बात जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तब बनते हैं जब हमारे पास दो किरणें एक दूसरे से कटती है। किरणों का युग्म होना चाहिए, दो किरणों का क्या होना चाहिए, युग्म, और जो एक दूसरे से कटती है। देखो किरण किसको बोलते हैं, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ पे अगर आप दो किरणें भी बोल सकते हो, दो रेखाखंड कटेंगे तो भी बन जाएंगे। मैं आपको पहले यूं ही बेसिक जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं। मैंने एक तो ये बनाई है, दूसरा मैंने ये बनाया है और तीसरा ये बनाया है। अच्छा, ये एक तरफ अंत बिंदु है और एक तरफ अनंत की तरफ जा रहा है, तब तो ये क्या कहलाती है, किरण। अच्छा, दोनों तरफ से अनंत की ओर जा रही है तो ये क्या कहलाती है, रेखा। और दोनों तरफ से अंत है, यहां पे भी इसका अंत है, यहां पे भी अंत है, कहीं पर भी अनंत तक नहीं जा रही तो ये क्या कहलाता है, रेखाखंड। ऐसा ही होता ना दोस्तों, या कुछ गलती कर दी, यही होता है किरण, रेखा और रेखाखंड। अपन ने क्या बात की, चाहे दो किरणें हैं चाहे दो रेखा, इनमें से कुछ भी हो, चाहे किरणें हो चाहे रेखा हो या रेखाखंड हो, लेकिन होनी कितनी चाहिए, दो होनी चाहिए और दोनों आपस में कटनी चाहिए। कटेगी कैसे, जैसे ये देखो, ये एक और ये दूसरी, ये आपस में कट गई। देखो ये भी एक प्रकार की, अगर मैं इसको दोनों तरफ तीर बना लेता हूं तो आप बोल दोगे सर ये दो, ये भी रेखा हो गई, इसके भी दोनों तरफ तीर बना दिया तो ये भी रेखा हो गई। दो तरफ नहीं बना के एक तरफ ही बना देता तो दोनों क्या हो जाती, रेखा हो जाती। दोनों आपस में जब कटती है तो ऐसे कोण जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक कोण ये ऊपर बन रहा है, कोण नंबर 1, इसके जस्ट पीछे वाला जो कोण है वो मान लेते हैं कोण नंबर 2। इधर जो कोण बन रहा है वो कौन सा, कोण नंबर 3, और इसके जस्ट पीछे वाला कोण क्या कहलाएगा, कोण नंबर 4। तो ध्यान से सुनना, यहां मैं बोलना चाह रहा हूं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ये जो दो कोण है ये जोड़े वाले कोण, एक दूसरे के विपरीत वाले, 1 और 2 है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण।
ध्यान से सुनना, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। जैसे इस उदाहरण को भी अगर मैं लेना चाहूँ, ये दो रेखाएं कट रही है, देखो ये और ये दो रेखाएं आपस में कट रही है, ये कोण 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इधर वाला 3 और इधर वाला 4 बोल लेता हूँ। तो यहाँ जो कोण नंबर 1 है और कोण नंबर 2, ये एक दूसरे के, 1 और 2 विपरीत नजर आ रहे, 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार और कौन से दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कहलाएंगे? 3 और 4 भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होंगे। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 जो है वो भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोणों की एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं, आपस में समान होते हैं। समान कैसे? कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं आपको शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनते हैं? जब दो रेखाएं, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से कटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख और ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख, और शीर्षाभिमुख वाले एक दूसरे के समान होते हैं। कहने का क्या मतलब है, इसको जरा समझने की कोशिश करना। ऐसी स्थिति में यदि मैं जैसे यहां बोलूं ये ऊपर वाला कोण अगर 40 डिग्री है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी, यदि ये ऊपर वाला 40 है, एक कोण पता है ना, उसके जो शीर्षाभिमुख वाला, इसका शीर्षाभिमुख यही होगा, तो ये नीचे वाला भी 40 ही होगा। अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा? 40। अब जरा आप मुझे बता सकते हो, अगर ये 40 है तो इसके पास वाला कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। ध्यान से देखो, ये सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा, सीधी रेखा में जब इसको कोण को दो भागों में बांटते हैं, तो आप लोगों को बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको रेखिक युग्म पढ़ाया। जब सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर अगर अपन देखो, ये एक सीधी रेखा है, इस पे किसी बिंदु पर एक रेखा खींचकर अगर अपन 180 डिग्री वाले कोण को दो हिस्सों में तोड़ दे, तो वो एक दूसरे के रेखिक युग्म होते हैं, और रेखिक युग्म का जोड़ हमेशा 180 होता है। तो ये 40 है तो इसके पास वाला जो होगा, रेखिक युग्म होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? 140, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। और चूंकि ये 140 है तो ये पीछे वाला जो है ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, तो ये 140 है तो ये भी कितना होगा? 140। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखनी है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 40 तो ये भी 40, ये 140 तो ये भी 140। अच्छा, ये कोण अपन ने कैसे निकाला? चूंकि ये रेखिक युग्म है, एक रेखा पर अगर दो कोण बन रहे हो दोनों तरफ, वो तो ये रेखिक युग्म कहलाते हैं, और रेखिक युग्म का जोड़ 180 होता है। तो यहां दोनों बातें काम में ली, रेखिक युग्म भी काम में लिया और साथ में शीर्षाभिमुख भी काम में लिया। एक ऐसा ही मैं आपको यहाँ प्रश्न बना के देता हूँ, आप जरा वहां बताना कि भाई मैं कोई भी एक कोण बताऊंगा, आपको बताना है चारों कोण कितने कितने होंगे। देखो, ये मैंने एक रेखा खींच ली, एक रेखा मैंने ऐसे और खींच ली, तो अपने आप यहाँ पे दो शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बन जाएगा, दो रेखाएं जब आपस में कटती है तो। अच्छा, मैं आपको सिर्फ यहाँ कोण नंबर 1 नाम भी दे देता हूँ, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4। कोई एक कोण बता देता हूं, बाकी आपको बताने। मैं कह रहा हूं ये कोण 20 डिग्री, कोण नंबर 1। बाकी सब आप कमेंट में लिख के बताओ बाकी सारे कितने होंगे। जल्दी से कमेंट में लिख कर बताएं बाकी तीनों कोणों के मान क्या क्या होंगे। अगर ये 20 डिग्री है तो ये कोण नंबर 2 जो है ये भी कितना होगा? 20 डिग्री। क्यों होगा? कारण बताओ। ये 20 है तो ये भी 20 होगा। किस कारण से दोनों बराबर है? एक ही कारण से बराबर है कि दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख हमेशा दो कोणों का जोड़ा होता है, जो दो रेखाएं या किरणें आपस में कटती है तो एक दूसरे के विपरीत में बनते। तो ये 20 है तो ये भी 20 है, क्योंकि दोनों बराबर क्यों है? कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर क्यों है? कारण एक ही है कि ये दोनों शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख है। अच्छा, अगर ये कोण 1 20 डिग्री है तो क्या कोण 3 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कोण 1 से कोण 3 कैसे आएगा? ये एक रेखा है, इससे इस रेखा ने क्या किया? इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो जब ये रेखिक युग्म बन गया, और रेखिक युग्म में क्या होता है? इन दोनों का जोड़ जो है 180 होना चाहिए, यानी ये 20 डिग्री है तो इधर वाला कोण कितना होगा? 160 डिग्री होगा, है ना? क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोण नंबर 1 और कोण नंबर, अगर अपन
3 का जोड़ करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। कोण 1 और कोण 3 का जोड़ 180 डिग्री क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे है? रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है ना। अब जब ये कोण 160 है तो इसके विपरीत ये इसका शीर्षाभिमुख हो गया तो ये भी 160 हो जाएगा। कोण 3 और कोण 4 अपन ने बराबर कर लिए। कोण 3 और कोण 4 किस नियम से बराबर किए? क्योंकि कोण 3 और कोण 4 फिर से एक दूसरे के कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, तो यहां से अपन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान पड़ी, और वो बात क्या है जिसको मैंने अभी आपके सामने समझाने की कोशिश की, और वो अपन को ये पता लगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और ये शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण अभी पिछले चित्र के अंदर अपन ने देखा है, कोण AOC और BOD आपस में बराबर होंगे। आप लोग चाहो तो देख लो, ये हो गया A, यहां अगर आप चाहो तो देखो ये A, O और C ये किसके बराबर होगा? B, O और D के। इसी प्रकार यहाँ क्या बोला है? कोण A और D किसके बराबर होगा? BOC के। तो यहाँ पे भी देख लो, ये हो गया कोण AOD, ऊपर वाला कोण किसके बराबर होगा? BOC, नीचे वाले के BOC के बराबर होगा। तो ये अपन ने देखा शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और उनमें क्या संबंध होता है कि वो आपस में समान होते। अब अपन बात करते हैं परपेंडिकुलर या लंब किसको कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे के लंब पर तब कहलाएगी। लंब का मतलब यही होता है कि उनके बीच में जो कोण है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण जहां भी बनेगा वहां लंब कहलाएगा। जैसे ये अपन ने एक रेखा खींच ली, एक अपन ने इसके ऊपर और रेखा खींच ली और ऐसे खींची कि ये इधर 90 डिग्री का बना कोण बना रहा, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा, देखो 90 डिग्री का कोण बनाकर निकली है, तो ये रेखा है AB, और ये जो 90 डिग्री का कोण बनाकर निकली है इस रेखाखंड को बोल देते हैं CD। तो ये AB और ये CD ऐसे निकली है कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। अगर बीच का कोण, अच्छा ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा? 90 ही होगा। क्यों? क्योंकि रेखिक युग्म है। अच्छा ये 90 है तो पीछे वाला भी 90 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। ये 90 है तो ये पीछे वाला भी 90 होगा, यानी ये शीर्षाभिमुख है, यानी चारों 90 हो जाएंगे। कहीं से भी कोण नाप लो, चारों कोण 90 डिग्री होंगे। तो जब दो रेखाएं उनके बीच का कोण 90 डिग्री का बनता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? लंब कहलाते हैं। और लंब का चिन्ह यही होता है, ये है लंब का चिन्ह। तो यहाँ पे देखो ये रेखा एक तो है CD, ये हो गए CD। CD क्या है? ये है लंब है। किस पर लंब है? AB पर। चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, AB क्या है? लंब है। किस पर लंब है? CD पर। कोई फर्क नहीं पड़ता किसको आगे लिख रहे और किसको पीछे। वापस समझा देता हूं, जब हमारे पास कोई एक रेखा है XY, अगर इस पर कोई दूसरा रेखा या रेखाखंड आ जाती है और जो 90 डिग्री का कोण बना देती है, 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि क्रॉस करके ही निकले, और इसका नाम रख ले Y और Z। इस Z बिंदु पर इन्होंने 90 डिग्री का, तो ये XY और ये YZ दो अलग अलग रेखाखंड है, और यहाँ जो XY है वो लंब होगी। किस पर लंब होगी? YZ पर। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं YZ लंब होगा। किस पर लंब होगा? XY पर। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने एक ही नाम दो बार। ये XY है, इसको मैं रख लेता हूँ WZ। XY और WZ। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं XY लंब है किस पर है? WZ पर। या WZ लंब है किस पर है? XY पर। क्योंकि एक ही नाम दो बार काम में नहीं ले सकते। Y यहाँ आ गया तब यहाँ Y नहीं हो सकता। तो ये अपन को पता लगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना दे तो वो एक दूसरे का क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। उनके बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तब वह एक दूसरे पर लंब कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे अपन बात कर रहे हैं लंब समद्विभाजक। उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। देखो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तीनों का नाम बताओ। ये जो है ये क्या है? किरण। ये क्या है? रेखा। और ये क्या है?
रेखाखंड। तीनों में क्या फर्क होता है? मैं अगर बोलूं किरण की लंबाई कितनी है, किरण की लंबाई अनंत होती है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं है। देखो यहां पर देखो भाई, ये तीर ये दिखा रहा है कि ये खत्म नहीं हो रही है, आगे आगे जाती जा रही है, कहां तक जा रही है? अनंत तक। अच्छा, रेखा की लंबाई भी कितनी होती है? अनंत होती है। रेखा की लंबाई भी कितनी होती है? अनंत। लेकिन रेखाखंड उसको बोलते हैं जिसकी लंबाई सीमित होती है, जिसकी लंबाई सीमित है। हमको पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है कि 5 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर है, जो भी हो, जिसकी लंबाई सीमित होती है वह रेखाखंड कहलाता है, और जिसके दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ए और बी, अगर आपको जो नजर आ रहा है ए बी, यहाँ पे भी अंत बिंदु और यहाँ पे भी अंत बिंदु, तो ये सबसे पहले तो मुझे बताओ ये ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। अच्छा बिल्कुल, यहाँ ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ जो ए बी है वो एक रेखाखंड है। ए बी क्या है? रेखाखंड। और यहाँ पे जो ये सी डी है, ये सी डी क्या कर रहा है? सी डी इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो सी डी है, सी डी इस पर कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। अब यहां पर अपन ने बोला लंब और समद्विभाजक, दो शब्द। अच्छा, लंब मतलब ऐसी रेखा जो उस पर 90 डिग्री का कोण बना दे। समद्विभाजक मतलब होता है दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना। यानी 90 डिग्री का कोण बनाने के साथ साथ उसको दो भागों में, दो, देखो द्विभाजक यानी दो भाग, और दोनों भाग कैसे होने चाहिए? सम यानी समान, यानी दो समान भागों में बांट दे। 90 डिग्री का कोण भी बनाए और दो समान भागों में बांट दे, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक कहते हैं। इसका मतलब यहां जो ये सी डी है, ये सी डी किसका काम कर रहा है? लंब समद्विभाजक का काम कर रहा है। लंब समद्विभाजक का क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये जो लंब है वो ये यहाँ डी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण तो बना रहा है, साथ में अगर इसकी पहले लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, लंबाई फिक्स होनी चाहिए भाई। दो भागों में उसी को बांट सकते हैं जिसकी लंबाई पता, और लंबाई किसकी पता होती है? लंबाई रेखाखंड की पता होती है। एक रेखाखंड ही है जिसकी लंबाई सीमित होती है। और अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये जो डी बिंदु है, ये डी बिंदु इस प्रकार सेट है कि आधा आधा बट गया। आधा मतलब इधर भी 5 और इधर भी कितना होना चाहिए? 5। तो दो बराबर भाग कर दिए, इधर 5 इधर भी 5, आधा आधा बांट दिया। और साथ में इसने क्या किया? यहां पर इस सी डी रेखा ने 90 डिग्री का कोण भी बना दिया। इसलिए ये जो रेखा सी डी रेखाखंड है वो इस ए बी का क्या कहलाएगा? वो इस ए बी का लंब समद्विभाजक कहलाएगा। एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। लंब समद्विभाजक क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने एक रेखाखंड खींचा है, इस रेखाखंड का नाम रख दिया एक्स और वाई, और इसकी लंबाई हो गई 14 सेंटीमीटर। और इसके एकदम सेंटर पे, एकदम सेंटर पर अपन ने 90 डिग्री का कोण बना दिया। एकदम सेंटर पे, एकदम सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बना दिया। और ये जो रेखा है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है वो क्या है? ए बी। सेंटर पे बनाया मतलब इसने क्या किया? इस 14 सेंटीमीटर के दो बराबर टुकड़े कर दिया। यानी एक्स से लेके बी तक कितना है? 7 सेंटीमीटर, और वापस बी से लेके वाई तक की लंबाई भी कितनी है? 7, बराबर 7 और 7 बांट दिया। यानी जो एक्स बी है इसकी लंबाई भी 7 सेंटीमीटर, और जो बी से लेके वाई तक है ये भी 7 सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये जो बी बिंदु है ये इस एक्स वाई रेखा को बराबर बांट रही है? बिल्कुल, 7 और 7 बराबर टुकड़े कर दिए, 14 के 2 बराबर टुकड़े कर दिए, यानी समद्विभाजक तो है ही। साथ साथ में क्या ये रेखा ए बी जो है, क्या ये 90 डिग्री का कोण बना रही है? तो जो इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए वो लंब भी है। यानी अपन इस ए बी को क्या कह सकते हैं? इस ए बी ने क्या काम किया? इस ए बी ने लंब का भी काम किया, साथ में दो बराबर भागों में भी बांटा। यानी ये रेखा कहलाएगी लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक कहलाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लंब समद्विभाजक किसको कहते हैं? किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटने वाली तथा 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा है, जो लंब भी हो और बराबर भागों में भी बांटे। देखो यहां आपको परिभाषा में नजर आ रहा होगा, एक ऐसी रेखा जो किसी रेखाखंड पर लंब भी हो, साथ में उस रेखाखंड को दो बराबर भागों में भी बांट दे, वो क्या कहलाती है? लंब समद्विभाजक कहलाती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी।
अब यहां अपन को लंब समद्विभाजक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट नियम है। क्या है? कोई भी लंब समद्विभाजक जो है, जैसे अपन ने क्या किया, ये तो हमारे पास नीचे का रेखाखंड हो गया ए बी रेखाखंड, और ये जो सी डी है, सी डी ने क्या किया, यहां अपन सी डी की बात कर रहे हैं, सी डी ने 90 डिग्री का कोण भी बनाया, साथ में बराबर भी बांटा, जितनी ये है उतनी ही ये है, इधर भी 2 लाइन इधर भी 2 लाइन, मतलब ये 5 तो ये भी 5, ये 8 तो ये भी 8, बराबर बांट दिया। यानी ये सी डी किसका काम कर रही है? लंब समद्विभाजक का, लंब समद्विभाजक का काम कर रही है। अगर ऐसी स्थिति में लंब समद्विभाजक पर अगर कोई भी एक बिंदु ले ले, जैसे अपन ने ये बिंदु ले लिया P, और उस बिंदु को दोनों रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से मिला दे, यानी इस P को A से भी मिला ले और इस P को B से भी मिला ले, ऐसी स्थिति में जितनी लंबाई PA की होगी उतनी लंबाई PB की होगी। कहने का मतलब अगर इसकी लंबाई 10 है तो इसकी भी कितनी होगी? 10। हम ऐसा बोलना चाह रहे, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दोनों अंत से जो दूरी होती है वो समान होती है, दोनों अंतों से समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर होते, समान दूरी होती है। कहने का मतलब आप चाहो तो कि सर ये P क्यों ले, ऊपर एक बिंदु दूसरा ले लो Q, बिल्कुल ये Q ले लेते हैं। अगर आप Q से A की दूरी नाप लो, चाहे इस Q से B की दूरी नाप लो, जितनी दूरी Q की A से होगी उतनी ही दूरी Q की किससे होगी? B से। अगर Q की A से दूरी 13 है तो इस Q की B से दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी? 13। यानी जो लंबाई PA की, सबसे पहले अपन ने क्या बात की, जो PA की लंबाई है वही PB की लंबाई होगी। इसी प्रकार जो QA की लंबाई है वही किसकी लंबाई होगी? QB की। अगर अपन इस D से दोनों को मिल जाए, इस D को चाहे A से मिलाओ, इस D को B से मिलाओ, अगर इधर की लंबाई 25 है तो इधर की लंबाई भी कितनी होगी? 25। तो यहां से अपन को ये पता लगा AP बराबर है ना, PA बराबर क्या है? PB। उसी प्रकार QA किसके बराबर है? QB के। तो लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों शीर्षों से, दोनों अंत बिंदुओं से बराबर दूरी पर होते हैं। तो ये लंब समद्विभाजक से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रमेय या इंपॉर्टेंट नियम अपन को ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से बताता हूं। एग्जाम में डायरेक्ट ये एक प्रश्न ही होगा, आपको बोलेंगे, हमारे पास प्रश्न के अंदर दे रखा होगा CD जो है वो लंब है, किस पर लंब है? AB पर। ये एक चित्र बना के दे देंगे, बोलेंगे ये जो CD है, ये जो CD है ये लंब है। लंब है किस पर? लंब है AB पर। साथ में आपको ऐसा बोल देंगे AC बराबर CB है, जितना A से C तक की दूरी है उतनी ही C से B तक, यानी लंब भी है और दो बराबर भागों में भी बांट रहा है। यानी जो CD है वो किसका काम कर रहा है? लंब समद्विभाजक का, लंब समद्विभाजक का काम कर रहा है। फिर आपको प्रश्न के अंदर आपको ऐसा बोल देंगे, यदि AP की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यदि A से P की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ P से B की लंबाई क्या होगी? तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो AP की लंबाई होगी वही PB की लंबाई होगी। यानी ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7, है ना। आपको बोल दे कि इसी प्रकार यदि इस लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु Q स्थित है और यदि इस AQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ इस QB की लंबाई कितनी होगी? तो जितनी AQ की लंबाई होगी उतनी QB की लंबाई होगी, यानी ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए आपको यह नोट या ये इंपॉर्टेंट नियम पता होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों ने इससे पहले जो है रेखा गणित का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो आप लोग उसे जरूर देख लें, उसके बाद ही आप इस तीसरे भाग को देखें और तीनों भागों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये 3 हमारे पास जो है बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने पढ़ने की कोशिश की। ज्यामिति की जब प्रश्न करूंगा, मैं प्रश्न करवाऊंगा, तब ये सारे नियम आपको याद होने जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को 2-2, 3-3 बार देख लें। साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लें और इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके इससे पहले के पार्ट देख लें। जल्दी हम लोग नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। यही कहते हुए मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद।